वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी हब। पिछले चैप्टर में हमने प्रस्तावना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी थी। इसी चैप्टर में हम प्रस्तावना के और जो बातें हैं उस पर बात करते हैं। पिछले वाली क्लास में हमने प्रस्तावना के समाजवादी पंथ निरपेक्ष तत्वों तक हमने विचार कर लिए थे। इस वाले चैप्टर में उससे आगे की कहानियाँ जो हैं वो हम शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट बात में हम करते हैं कि प्रस्तावना के अंदर जो है वो कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्याय कि प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय वर्णित है। तो ध्यान से सुनना, प्रस्तावना में जो है वो कुल 3 प्रकार के न्याय जो हैं वो वर्णित है। कुल 3 प्रकार के। उन 3 प्रकार के न्यायों को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि न्याय का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया कहाँ से। तो मैंने संविधान के स्रोत में भी आप लोगों को ये बताया था कि न्याय का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने रूसी क्रांति से उठाया है। रूस की क्रांति से या रूसी क्रांति से जो है वो ये कॉन्सेप्ट उठाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में वो जो न्याय वर्णित है वो कितने प्रकार के हैं। तो हमने कहा ये 3 प्रकार के हैं। अब है कौन कौन से वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रकार का जो न्याय है वो है आर्थिक न्याय। जरूरी नहीं इनको रिदम से पढ़ना है, आप आगे पीछे कैसे भी पढ़ सकते हो। आर्थिक न्याय। दूसरे प्रकार का न्याय है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। और तीसरे प्रकार का जो न्याय है वो है राजनीतिक न्याय। तो मित्रों ये 3 प्रकार के न्याय हैं जिनका लक्ष्य रखा गया है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। और ये कहा गया है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति, इन न्यायों की प्राप्ति जो है वो संविधान के माध्यम से की जाएगी। क्लियर यहाँ तक। अब प्रश्न हमारा ये है कि आर्थिक और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए, इनकी पूर्ति के लिए संविधान के कौन से भाग जो हैं वो सहायता कर सकते हैं, या वो कौन से भाग हैं, वो कौन से अनुच्छेद हैं जिनके माध्यम से इन तीनों प्रकार के न्यायों की पूर्ति की जा सकती है। तो ध्यान से सुनना, आर्थिक और सामाजिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक न्याय या आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की मैं बात करूं तो इनकी पूर्ति जो है वो हमारे भाग 4 से होती है। भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्वों जो हैं उनको इसीलिए शामिल किया गया है ताकि वो उन उद्देश्यों की प्राप्ति करवा सके। नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय या राजनीतिक लोकतंत्र की हम बात करते हैं। तो राजनीतिक न्याय का ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी पूर्ति जो है वो हो सकती है हमारे भाग 3 से, जिसमें हम बात करते हैं कई बार मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की। क्लियर यहाँ तक। तो ये था हमारा न्याय का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है समानता। नेक्स्ट हम बात करते हैं समानता, या उससे पहले स्वतंत्रता कर लेते हैं। चलो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पर बात करते हैं। तो हमने पिछली क्लासों में भी ये स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट देखा था कि प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं उल्लेखित हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है हमारा। तो प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार की फ्रीडम्स या स्वतंत्रताएं उल्लेखित हैं। कौन कौन सी है? तो सबसे पहली है धर्म की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म विशेष में मान्यता या विश्वास रखने की फ्रीडम है। हमारा संविधान हमें ये फ्रीडम देता है रिटर्न में। सेकंड, विश्वास की स्वतंत्रता। अपने धार्मिक क्रियाकलापों जो हैं उनमें विश्वास करने की हमें फ्रीडम है। तीसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथी, उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार ये 5 स्वतंत्रताएं हैं जिनका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। और इन स्वतंत्रताओं का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने फ्रांस से लिया है मित्रों। कहाँ से लिया है? फ्रांस से। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं समानताओं के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे समानताओं के ऊपर। हमारे संविधान की प्रस्तावना में समानताएं भी उल्लेखित हैं। फ्रीडम, इक्वलिटी, समानताओं की जब हम बात करते हैं तो हमारे संविधान में कुल 2 प्रकार की समानताएं जो हैं वो उल्लेखित हैं। इसमें से सबसे पहली है अवसर की समानता। अवसर की समानता, यहाँ से सुनना, अवसर की ये जो समानता है ये हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 16 में भी वर्णित है। लेकिन उससे पहले जो है ये हमारी प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख मिल जाता है। सेकंड हम बात करते हैं नेक्स्ट समानता, वो है प्रतिष्ठा की समानता।
मित्रों, प्रतिष्ठा की समानता भी हमारे संविधान में वर्णित है और प्रतिष्ठा की समानता के तहत ही जो है वो आपका आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमता है, जहां एक तरफ जो है वो छुआछूत का अंत किया गया है और दूसरी तरफ जो है वो उपाधियों का अंत किया गया है। इस प्रकार से तो समानता के अंतर्गत जो है ये सारी बातें आप देख सकते हैं और समानता का ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने फ्रांस से लिया है। क्लियर? चलिए, अब इससे आगे कुछ शब्द हैं और उन शब्दों का तोड़ जो है, डिकोड जो है वो हमें अब करना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी प्रस्तावना में कुछ शब्द लिखे हैं जिन पर भी हम बात कर लेते हैं। शब्द ये हैं कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा आत्मा अर्पित किया गया। किसके द्वारा आत्मा अर्पित, या कई बार इसकी जगह आता है अंगीकृत अथवा अधिनियमित, ऐसे कुछ शब्द आते हैं। अधिनियमित, हमारे भारतीय संविधान को किसके द्वारा आत्मा अर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तो हमारी प्रस्तावना में ही इसका आंसर जो है वो छुपा हुआ है, संविधान में ही लिखा हुआ है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है इसका आंसर कि यह संस्था थी भारतीय संविधान सभा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, ये थी। और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा ने संविधान को कब आत्मा अर्पित जो है वो किया था, किस टाइम किया था, वो तारीख क्या थी। तो वो तारीख भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है और वो तारीख आती है साहब आपकी 26 नवंबर 1949। ये वो तारीख है जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा ने संविधान को आत्मा अर्पित, अंगीकृत व अधिनियमित किया था। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो ये था प्रस्तावना के संबंध में कुछ थोड़ी बहुत बातें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दो केसेस की, दो वाद की, जिनके संबंध में जो है वो प्रस्तावना जुड़ी हुई है और अक्सर एग्जाम में वो प्रश्न जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। क्या है वो बात, उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक केस आया था 1960 में सुप्रीम कोर्ट के सामने और उस केस का नाम है इनरू बेरुवारी का वाद। इनरू बेरुवारी वाद। क्लियर मित्रों? इस वाद के अंतर्गत बात करते हैं। तो हुआ क्या था, बंगाल या उसके आसपास जो है वो एक स्थान था, एक जगह थी जिसका नाम था बेरुवारी, ये स्थान था। इस स्थान को लेकर जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य लीगली तरीके से जो है वो बंटवारा होने वाला था। अब केस ये बना कि क्या भारतीय संसद, क्या हमारा संविधान जो है वो उसकी आज्ञा देता है, क्या आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है उसके अंतर्गत संसद को ये पावर है कि वह किसी भारतीय स्थान को जो है वो किसी अन्य देश को भी दे सकती है। तो इसी के इर्द गिर्द जो है ये केस बना हुआ था और इस केस पर जो है वो निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कुछ अपने स्टेटमेंट दी थी और वही स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को लेकर जो है वो एक स्टेटमेंट दी थी और ये कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। मित्रों, ये प्रश्न आया हुआ, याद रख लेना, संविधान का अंग नहीं है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले केस पर और वो है 1973 का सबसे बड़ा केस अब तक भारतीय इतिहास का, जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इनको, केशवानंद भारती वाद 1973 का। इस केस में मित्रों क्या हुआ, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले वाले निर्णय को पलट दिया, अपने पहले वाले निर्णय को जो है वो पलट दिया और ये कहा कि प्रस्तावना जो है, ध्यान से सुनना, और ये कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और जिस प्रकार संसद संविधान के अन्य भागों, अन्य अंगों में संशोधन करती है, उसी प्रकार जो है वो संसद हमारे भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। क्लियर यहाँ तक? उसके अलावा कुछ ये कॉन्सेप्ट भी दिए कि हाँ, प्रस्तावना जो है वो वाद योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रस्तावना जो है वो वाद योग्य है, इसको लेकर जो है वो केस बन सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है।
ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपने याद रखना है। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, यानी कि प्रस्तावना में लिखे शब्दों के आधार पर किसी भी प्रकार का न्याय निर्णय जो है वो नहीं किया जा सकता। क्लियर यहाँ तक? और मेरे ख्याल से ये वाला प्रश्न जो है वो अभी यूपीएससी के प्री 2020 में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न जो है वो किसी भी लेवल के एग्जाम में पूछ ली जाती है, और मेरे ख्याल से आप सबको जो है उनके लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए, तो हुआ क्या मित्रों, केशवानंद भारती के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये प्रस्तावना के अंतर्गत ये संशोधन किया, ये अपना निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और संसद प्रस्तावना में उसी प्रकार संशोधन कर सकती है जिस प्रकार संविधान के अन्य भागों में करती है। और इसी केस के निर्णय के बाद में संसद ने पहली बार जो है वो प्रस्तावना में संशोधन किया था, और वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 1976 में, और इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में पहली बार जो है वो संशोधन हुआ, और इस संशोधन के तहत कुल 3 शब्द जो हैं वो प्रस्तावना में जोड़े गए, और वो शब्द थे, इनमें से सबसे पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द था अखंडता। तो इन 3 शब्दों को जोड़ा गया, और इस संविधान संशोधन के बाद में वर्तमान तक प्रस्तावना में कोई भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सका है। तो कई बार यह भी प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है, तो केवल मात्र 1 बार ही हुआ है। तो ये था हमारे प्रस्तावना के संबंध में कुछ आपके लायक बातें। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं। थैंक यू।